हेलो एवरीवन, तपोवन सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। तो आइए हम आज चर्चा करेंगे अपनी टेस्ट सीरीज को पुनः आगे बढ़ाते हुए। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री, इतिहास के बारे में आज चर्चा करेंगे। अभी हम पाषाण युग के बारे में पढ़ चुके हैं। पाषाण युग के जो MCQs हैं उनको सॉल्व कर चुके हैं। अब आज हम अगला स्टेप सॉल्व करेंगे, हड़प्पा सभ्यता। अर्थात यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो जानकारियाँ थीं। आपको हड़प्पा सभ्यता के जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे या बन सकते हैं उन सभी का जिक्र और संग्रह इसमें किया गया है और आपको मेरे द्वारा डिटेल बताया जाएगा। यह क्रमिक रूप से घटना चक्र की सामग्री है और क्रमशः आपको टॉपिक वाइज ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो यह सीटेट एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए, अर्थात सीटेट का एग्ज़ाम जो 7 जुलाई को है उसको ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज़ तैयार की गई है। उसमें जो टॉपिक हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पूरे क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और जो टॉपिक सिलेबस में हैं उसके अकॉर्डिंग ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। उसके अलावा यह टेस्ट सीरीज MP में भी जो PSC प्री का एग्ज़ाम है 23 जून को, वहीं बात करें UPSC का जो, उसमें भी ये कारगर या हेल्पफुल सिद्ध होगी। इसलिए यह सभी अभ्यर्थियों के लिए अति आवश्यक है। बाकी एग्ज़ाम्स भी जो हैं GK और GS के रूप में इसका जिक्र होता है। इसलिए हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है। इसलिए आप इसमें पार्टिसिपेट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करिए, जिससे आप वहाँ पे क्वेश्चन एनालिसिस कर पाएँ और आंसर आसानी से दे पाएँ। तो इसी के साथ हम अपने टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो क्वेश्चन जो हमारा पहला है वह है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतया आश्रित होता है। ये होता है लास्ट में लिखा है, कट पेस्ट में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है। तो अब इसके ऑप्शन देखिए। इसमें जो बताया गया है कि मानव समाज जो है वह विलक्षण है क्योंकि उसमें मुख्यतः है किस पर आश्रित होता है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A संस्कृति पर, ऑप्शन नंबर B है अर्थव्यवस्था पर, ऑप्शन नंबर C है धर्म पर और ऑप्शन नंबर D है विज्ञान पर। तो जो मानव समाज एक विलक्षण है वह मुख्यतः किस पर आश्रित होता है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर A संस्कृत पर। संस्कृत पर मानव समाज मुख्यतः क्या होता है, आश्रित होता है। अब संस्कृत शब्द का या सांस्कृतिक शब्द का अर्थ जो है आपको मालूम होना चाहिए। इसके डिटेल की बात करें तो मानव समाज अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक स्थिति के कारण विलक्षण होता है। संस्कृति ही मानव की धारणाओं एवं रहन सहन का निर्धारण करती है और उसे प्राणी जगत में विशिष्ट बनाती है। तो संस्कृत के अंतर्गत मानव का खान पान, रहन सहन, उसके रीति रिवाज, ये सारी चीज़ें उसकी संस्कृति में समाहित होती हैं। इसलिए भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। आप जाएंगे तो यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। इसलिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत में विविधता पाई जाती है और जहाँ विविधता पाई जाती है उसके स्थायी रहने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध रखता है या संबंधित है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता जो है किस सभ्यता के समकालीन थी या कौन सी और सभ्यता ऐसी थी जिससे हड़प्पा सभ्यता संबंधित थी। तो अब आपको इसके आंसर बताना है कि हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता से संबद्ध रखती थी। ऑप्शन है सुमेरियन सभ्यता, ऑप्शन नंबर B है सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन नंबर C है वैदिक सभ्यता और ऑप्शन नंबर D है मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर B। ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर होगा। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा जो सभ्यता थी वह सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंधित है। अब इसके यदि हम डिटेल की बात करें तो हड़प्पा नामक पूरा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो है हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यदि कालानुक्रम की दृष्टिकोण से देखें तो कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। तो क्वेश्चन यह भी
पूछा जा सकता है आपसे कि जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी वह किस सभ्यता के समकालीन थी, तो मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के यह समकालीन थी। और इसका उपनाम क्या है या इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो सैंधव सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु सभ्यता संबंधित है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है प्रागैतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर बी है आद्य ऐतिहासिक युग से, ऑप्शन नंबर सी है ऐतिहासिक युग से, और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसके यदि आंसर की बात करें तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी आद्य ऐतिहासिक युग, अर्थात सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंध रखती है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं इसके डिटेल की ओर। तो डिटेल आप सुन सकते हैं। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड आद्य ऐतिहासिक कालखंड होता है, अर्थात लेखन कला उस समय विकसित नहीं हुई थी। उससे जो पहले का कालखंड था उसे हम आद्य ऐतिहासिक कालखंड कहते हैं। तो भारतीय इतिहास में 2500 BC से 600 BC का जो कालखंड है वह आद्य ऐतिहासिक कालखंड माना जाता है। UPSC वाले विशेष ध्यान दें, इसको आप नोट कर सकते हैं कि 2500 BC से 600 BC का जो कालखंड है वह आद्य ऐतिहासिक कालखंड माना जाता है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अभी तक वह पढ़ी नहीं जा चुकी है, जो लिपि प्राप्त हुई है वहाँ से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। अब आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह गैर आर्य थी, अर्थात आर्यों की सभ्यता नहीं थी। इसके कुछ कारण दिए गए हैं, अब आप देखिए क्यों नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है वह नगरीय सभ्यता थी, ऑप्शन नंबर बी है उसकी अपनी लिपि थी, ऑप्शन नंबर सी है उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, और ऑप्शन नंबर डी है उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इस प्रकार से अब आप इसमें बताएंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य क्यों थी। तो इसके आंसर की यदि बात करें तो इसका जो सही आंसर है तो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, वह नगरीय सभ्यता थी। और जो आर्य थे वे कबीलाई पद्धति में रहते थे, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह गैर आर्य थी, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह आर्यों से भी पूर्व की है, तो इसको आर्यों से पूर्व का क्यों माना जाता है, उसके लिए कौन सा कारक है। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लिपि, ऑप्शन नंबर बी है नगर नियोजन, ऑप्शन नंबर सी है तांबा, और ऑप्शन नंबर डी है मृद भांड। अब आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों से पूर्व की क्यों मानी जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी मृद भांड। इसको आप याद रखेंगे, इसका जो सही आंसर है वह है मृद भांड। यदि इसके डिटेल की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कालों में पाए गए मृद भांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे कि मृद भांड ही जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको आर्यों से पूर्व के लिए सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों में चित्रित लाल मृदभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। तो इस प्रकार आर्यों से संबंधित जो मृदभांड है वह धूसर और चित्रित हैं, जबकि जो काले रंग की आकृतियां हैं और चित्रित लाल मृदभांड हैं वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6वां है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि। अब यहाँ वैदिक सभ्यता की बात हुई है, तुलना की जा रही है सिंधु घाटी सभ्यता से, अर्थात जो सिंधु घाटी की संस्कृति थी वह वैदिक सभ्यता से किस प्रकार भिन्न थी। तो इसमें ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी,
ऑप्शन नंबर बी है इसके पास चित्रलेखी या लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी है इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। अब आपको बताना है कि सिंधु घाटी जो संस्कृति थी वह वैदिक सभ्यता से भिन्न किन कारणों से थी, उसमें ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसके आंसर की ओर चलते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, बिल्कुल सही है। इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, जी हाँ इसके पास चित्रलेखी लिपि भी थी। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, चूँकि उस समय साक्ष्य नहीं मिले हैं इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि उस समय तक लोहे का उतना ज़्यादा आविष्कार, हालांकि कोटदीजी से बाण के साक्ष्य मिले हैं लेकिन वह उतना प्रभाव नहीं बताते हैं जो कि वहाँ रक्षा शास्त्रों के ज्ञान को पहचान मिल सके। इस प्रकार से ये तीनों जो कथन है वह इंगित करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वैदिक सभ्यता से अलग थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। अब यहाँ हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के स्रोतों की बात की गई है कि वहाँ के प्रमुख स्रोत क्या हैं, कि जानकारी मिलती है कि हड़प्पा सभ्यता ही है यहाँ। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी है पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, ऑप्शन नंबर सी है पुरातात्विक खुदाई और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो यदि इसके आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई। अर्थात हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो पुरातात्विक खुदाई है। डिटेल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः हड़प्पा सभ्यता से संबंध अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरावशेष की हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। अर्थात पुरातात्विक विद की जो खुदाई हुई है वही इंगित करती है कि हड़प्पा संस्कृति थी यहाँ। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। अब यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ दी गई हैं जो इंगित करती हूँ सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी है पुरातत्व संबंधी खुदाई, ऑप्शन नंबर सी है बर्तनों की मुहरों पर लिखावट और ऑप्शन नंबर डी है धार्मिक ग्रंथ। तो इसमें अब आपको चूज करना है सही आंसर। तो यदि आंसर की बात करें इसका, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक इसके पहले उसकी व्याख्या भी की गई थी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9वां है सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई। तो अब सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसको जानने के मूल स्रोत क्या हैं, अर्थात वहां पे कौन कौन सी ऐसी सामग्रियां पाई गई हैं जो सिद्ध करती हैं कि यही सिंधु घाटी सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर ए है मोहरें, ऑप्शन नंबर बी है बर्तन जेवर हथियार तथा औजार, ऑप्शन नंबर सी है मंदिर और ऑप्शन नंबर डी है लिपि। तो इसके यदि आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, अर्थात वहाँ बर्तन जेवर हथियार और औजार ये जो खुदाई में पाए गए हैं ये सिद्ध कर देते हैं कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता थी और ये मुख्य स्रोत हैं। इसमें आपको डिटेल भी बताया गया है, आप देख सकते हैं कि सैंधव सभ्यता जो थी विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से बर्तन जेवर हथियार औजार सैंधव घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने के क्या हैं, ये मूल स्रोत हैं, क्योंकि उसकी लिपि जो है अभी तक वाचक या वाचन नहीं की जा सकी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां है हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही नहीं है। अब इसमें 4 सही जोड़ी दी गई हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है, इसको आप नहीं शब्द को विशेष ध्यान देंगे। इसमें पूछा गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में इसमें कुछ क्या दिए गई हैं, जोड़ियाँ दी गई हैं, तो कौन सी सही नहीं सुमेलित है वो आपको चूज करना है। तो बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए में, तो एम रफ़ीक मुग़ल
उसके सामने है हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। ऑप्शन नंबर बी है EJH मैके, उसके सामने है सुमेर से लोगों का पलायन। ऑप्शन नंबर सी है मार्टियर व्हीलर, उनके सामने है पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। और ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें है अमल नंदा घोष। तो अमल नंदा घोष जी के सामने है हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो इसका जो आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, जो गलत है वही सही है। अर्थात इसमें एम रफ़ीक जो मुग़ल हैं वह हड़प्पा सभ्यता ने इन्होंने जो इनके सामने है जोड़ी, तो वह हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामियो सभ्यता से क्या किया, प्रेरणा ली। यह सही सुमेलित नहीं है। तो इस प्रकार इसको आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसमें सूची 1, 2 को देख लेते हैं। तो सूची जो फर्स्ट है उसमें ए में है हड़प्पा, और सूची सेकंड में जो पहला है वह है NG मजूमदार 1936-37। वहीं सूची फर्स्ट में जो बी है वह है हस्तिनापुर, और सूची सेकंड में नंबर 2 पर हैं जॉन मार्शल 1913-34 सॉरी। सूची फर्स्ट में ऑप्शन नंबर सी है तक्षशिला, और सूची सेकंड में नंबर 3 पर हैं दयाराम साहनी 1923-24 तथा 1924-25। वहीं सूची फर्स्ट में ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो है कौशाम्बी, और सूची सेकंड में चौथे नंबर पर हैं बीबी लाल 1950-52। 50 से 52। अब आपको बताना है कि कौन से व्यक्ति किसकी खोज करी है कब। तो इसके कूट को देख लेते हैं। कूट है ऑप्शन नंबर ए में है ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। वहीं ऑप्शन नंबर बी देखें तो ए का पहला है, बी का तीसरा है, सी का चौथा है और डी का दूसरा है। वहीं ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो ए का तीसरा है, बी का चौथा है, सी का दूसरा है और डी का पहला है। ऑप्शन नंबर डी है ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का दूसरा। तो वो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही ऑप्शन की यदि बात करें तो ऑप्शन नंबर, इसका जो उत्तर होगा सही तो वह है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो ये क्रम सही होगा। अब हम मिला के एक बार देख लेते हैं ऊपर। तो ये सूची फर्स्ट और सेकंड दी गई है। तो इसमें हम मिलान करते हैं। यदि हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वह दयाराम साहनी, इसकी खुदाई का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। आप इनको याद रखेंगे। 1923-24, 24-25, 1922-23 है। फिर हम बात करते हैं हस्तिनापुर की, ऑप्शन नंबर बी पर जो है। तो हस्तिनापुर की जो हुई खोज तो वह बीबी लाल द्वारा 1950 से 52, इनको आप मिला सकते हैं यहाँ। वहीं तक्षशिला की यदि बात करें तो तक्षशिला जॉन मार्शल 1913 से 1934। अब लास्ट में है कौशाम्बी NG मजूमदार। तो इस प्रकार से यह सही जोड़ी सुमेलित की गई है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। अर्थात भारत में चांदी की जो उपलब्धता है उसके प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा संस्कृत में, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृत में, ऑप्शन नंबर सी है वैदिक संहिताओं में, ऑप्शन नंबर डी है चांदी के आहत सिक्कों में। अब आपको बताना है कि जो भारत में चांदी की उपलब्धता है तो उसके प्राचीनतम साक्ष्य
किससे प्राप्त होते हैं या कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इसके आंसर की ओर चलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृत से। हड़प्पा सभ्यता में इसका जिक्र है। वहाँ कुछ स्थलों के नाम भी हैं, कुछ विदेशों से आयातित किए जाते थे और कुछ हमारे देश में भी पाए जाते थे। तो सबकी सूची दी गई है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि चांदी के जो प्राचीनतम साक्ष्य में हड़प्पा संस्कृत में पाए गए हैं। यदि हम इसके डिटेल की बात करें तो हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे, ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13वां है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। इसका डिटेल पहले ही आपको बताया जा चुका है, फिर भी देखते हैं ऑप्शन। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पा की मिट्टी के जो बर्तन थे उनमें सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है नीला हरा, ऑप्शन नंबर सी है पांडु और ऑप्शन नंबर डी है नीला। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये पहले ही बताया जा चुका है कि लाल चित्रित मृदभांड पाए जाते थे, वहीं काले धूसर वैदिक सभ्यता की पहचान थी। तो इस प्रकार आप इसको समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। अब यहाँ मूर्ति पूजा का जिक्र हो रहा है कि मूर्ति पूजा का जो आरंभ है कब से शुरू हुआ। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पूर्व आर्य, ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल, ऑप्शन नंबर सी है मौर्य काल और ऑप्शन नंबर डी है कुषाण काल। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पूर्व आर्य, प्री आर्यन। अब हम बात करते हैं इसके डिटेल की। तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सैंधव पूर्व स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियाँ हैं। तो पूर्व आर्य का मतलब आर्यों से पूर्व, अर्थात हड़प्पा सभ्यता में मूर्तियों की पूजा प्रचलित थी और उस समय मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था जो थी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा स्थलाकृतियों या कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था। 4 जानवरों के नाम दिए गए हैं और उसमें पूछा गया है कि ये इनमें से कौन से ऐसे पशु थे जिनका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई जो मुहरें हैं और टेराकोटा की कलाकृतियाँ हैं उसमें निरूपण नहीं हुआ है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गाय, ऑप्शन नंबर बी हाथी, ऑप्शन नंबर सी गैंडा, ऑप्शन नंबर डी बाघ। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो यदि इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गाय। डिटेल की बात करें तो हड़प्पा संस्कृत की जो मुहरें और टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का अंकन मिलता है। जो गाय थी उसको महत्व वैदिक काल से प्राप्त हुआ है। तो वैदिक काल में गाय का महत्व था, जबकि जो सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी उस समय बैल को ज़्यादा महत्व दिया गया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें भी सूची दी गई है, सही जोड़ी का मिलान करना है आपको। सूची फर्स्ट है प्राचीन स्थल और सूची सेकंड है पुरातत्वीय खोज, अर्थात प्राचीन जो स्थल हैं उनकी खोज के साथ सुमेलित करना है कि उनकी खोज किससे संबंधित है। तो इनको सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही आंसर का चयन कीजिए। अब देख लेते हैं पहले सूची जो फर्स्ट है और सूची सेकंड, तो उनको पहले देखते हैं। तो सूची फर्स्ट में ए में है लोथल, उसके सामने सूची सेकंड में नंबर 1 पर है जुता हुआ खेत। सूची फर्स्ट में जो बी है वह है कालीबंगा और सूची सेकंड का नंबर 2 पर है गोंदीबाड़ा। सूची फर्स्ट में सी पर है धौलावीरा
और तीसरे नंबर पर सूची सेकंड में है पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। वहीं सूची फर्स्ट में डी की बात करें तो बनावली है, और सूची सेकंड में फोर्थ नंबर पर हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। अब कूट की बात कर लेते हैं, तो इसमें कूट में दिया गया है ऑप्शन नंबर ए पर ए का फर्स्ट यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। वहीं ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। ऑप्शन नंबर सी में ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। वहीं बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो ऑप्शन नंबर डी में ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। अब हम इसके आंसर की बात करते हैं और मिलान भी कर लेते हैं। ऊपर आंसर पहले लगा लेते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है 2 1 4 3, अर्थात ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। अब ऊपर मिलान करके देख लेते हैं। लोथल की यदि बात करें, जो लोथल है तो वह है ए का दूसरा, अर्थात लोथल गोंदीवाड़ा से आप इसको जोड़ देंगे। वहीं कालीबंगा को, तो कालीबंगा से जुते हुए खेत की क्यारियाँ प्राप्त हुई थी। वहीं जो सी नंबर पर है तो उसको चौथे नंबर से यानी कि धौलावीरा हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख और बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार आप इसको ध्यान रखेंगे। ये सिंगल भी पूछे जा सकते हैं। सही जोड़ी में आपको एक साथ 4 क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो अभी हमने सही जोड़ी में भी इसका मिलान किया है, तो आपको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। ऑप्शन है अर्थात जुते हुए खेत की खोज कहाँ से हुई, तो ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो से या मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा में। ऑप्शन नंबर सी है हड़प्पा में और ऑप्शन नंबर डी है लोथल में। अब आपको बताना है कि जो जुते हुए खेत की खोज हुई वह किस स्थल में पाए गए। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा। तो इस प्रकार इसको याद रखेंगे, इसका अभी हमने जिक्र किया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18वां है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें भी 2 सूचियां दी गई हैं, तो पहले सूची देख लेते हैं। सूची फर्स्ट में ए पर है हड़प्पा, सूची सेकंड में नंबर 1 पर है शवासन R37, अर्थात R37 के जो 100 थे वो प्राप्त हुए। फिर सूची फर्स्ट में बी पर है लोथल और सूची सेकंड में नंबर 2 पर है गोदी। सूची फर्स्ट पर नंबर सी पर है कालीबंगा और सूची सेकंड में है नंबर 3 पर नर्तकी की मूर्ति। सूची फर्स्ट में आप डी पर है मोहनजोदड़ो और सूची सेकंड में चौथे नंबर पर है जुता हुआ खेत। तो लगभग 2-3 आपको समझ में आ गए होंगे, अर्थात इस सही जोड़ी को आप मिला सकते हैं। अब इसके बात कर लेते हैं कूट की। तो जो कूट दिया गया है वह है ऑप्शन नंबर ए में ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का चौथा। वहीं ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा। ऑप्शन नंबर सी में है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। वहीं ऑप्शन नंबर डी की यदि बात करें तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। अब इसके सही आंसर की बात करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, अर्थात ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। वहीं ऊपर अब सही जोड़ी मिलान कर लेते हैं हम, तो आप इसको देख सकते हैं कि जो हड़प्पा है पहला ए नंबर पहले से ही कनेक्ट होगा, अर्थात शवासन की R37 जो प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं वह हड़प्पा से ही प्राप्त होती हैं। वहीं लोथल की बात करें तो जस्ट इसके 2 क्वेश्चन पहले आपको मालूम था कि इसका गोदी इसका आंसर होगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत की क्यारियाँ प्राप्त हुई थी, इसको भी आप मिला सकते हैं। और यहाँ से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। तो इस प्रकार इनका मिलान आप कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 19वां है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब हम फिर देख लेते हैं एक बार सही जोड़ी। सूची फर्स्ट और सेकंड। अब इसमें एक तरफ नदियां दी गई हैं और एक तरफ नगर दिए गए हैं, अर्थात किस नदी के किनारे कौन सा नगर प्राप्त हुआ है। तो सूची फर्स्ट का जो ए है हड़प्पा, वहीं सूची सेकंड में नंबर 1 पर है गोदावरी, सूची फर्स्ट में बी पर है हस्तिनापुर और सूची सेकंड में नंबर 2 पर है रावी, सूची फर्स्ट में सी पर है नागार्जुन कोंडा और सूची सेकंड पर नंबर 3 पर है गंगा, सूची फर्स्ट पर डी पर है पैठन और सूची सेकंड पर नंबर 4 पर है कृष्णा। अब आपको बताना है कि ये नगर किन किन नदियों के किनारे हैं। वहीं कूट की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो ए है तो ए का पहला है, बी का दूसरा है, सी का तीसरा है और डी का चौथा है। वहीं ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। ऑप्शन नंबर सी में है ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। वहीं बात करें ऑप्शन नंबर डी की तो ऑप्शन नंबर डी में है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अब इसके बात करते हैं आंसर की, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, अर्थात ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। अब एक बार सही जोड़ी इसकी मिला लेते हैं ऊपर आकर कि कौन सा नगर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा नगर किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा ये सबको मालूम है, आपको भी मालूम होना चाहिए कि ये रावी नदी के तट पर है। वहीं बात करें हस्तिनापुर की तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये गंगा नदी के तट पर है। अब नागार्जुन कोंडा, तो नागार्जुन कोंडा जो है वह कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन कोंडा चूंकि दक्षिण का है तो आप इससे पकड़ पाएंगे कि सिर्फ एक ही नदी है जो दक्षिण की तरफ जा रही है, कृष्णा। वहीं पैठन की बात करें तो गोदावरी। तो इस प्रकार से आप स्थलों के नाम और किस नदी के किनारे हैं इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको नोट भी कर सकते हैं सही जोड़ी जितनी है, क्योंकि उनमें से 4-4 क्वेश्चन अलग अलग बन सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20वां है, सूची 1-2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। अब देखते हैं फिर से सही जोड़ी है एक, सूची फर्स्ट और सेकंड। तो सूची जो फर्स्ट है उसमें हड़प्पा संस्कृत की बस्ती दी गई है और सूची सेकंड में नदी जिस पर अवस्थित है। फिर से नदियों के किनारे के नगर पूछे गए हैं, तो अब इसमें से एक आध तो रिपीट होंगे, आप उनको पकड़ सकते हैं। हड़प्पा ए नंबर पर है सूची फर्स्ट में हड़प्पा, वहीं सूची फर्स्ट सेकंड की बात करें तो नंबर 1 पर है भोगवा, सूची फर्स्ट का बी पर है कालीबंगा और सूची सेकंड के नंबर 2 पर है घग्गर। वहीं सूची फर्स्ट में सी की बात करें तो लोथल है, सूची सेकंड में नंबर 3 पर रावी है। वहीं सूची फर्स्ट में डी पर रोपण है और सूची सेकंड में चौथे नंबर पर सतलुज है या सतलज है। अब बात करते हैं कूट की, कूट देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। वहीं ऑप्शन नंबर बी है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। ऑप्शन नंबर सी पर है ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला। वहीं बात करें ऑप्शन नंबर डी की तो ए का पहला है, बी का तीसरा है, सी का दूसरा है और डी का चौथा है। अब चलते हैं इसके आंसर की ओर, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अर्थात ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का चौथा। अब एक बार सही जोड़ी बनाकर दिखा देते हैं आपको। तो हड़प्पा तो आपको मालूम है कि रावी नदी के किनारे पर है, इसलिए हड़प्पा को आप मिलान करेंगे कहाँ से, रावी नदी से। वहीं बात करें कालीबंगा की तो कालीबंगा को आप घग्गर नदी के किनारे ले जाएंगे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब और जो सी नंबर पर है लोथल, तो लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल प्रमुख बंदरगाह भी था, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह माना जाता था लोथल। अब डी पर है रोपण, तो रोपण सतलुज नदी के तट पर था, अर्थात सतलुज नदी के किनारे पर था। इस प्रकार आप इनको याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21वां है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के
किनारे अवस्थित है। अब ये सिंगल सिंगल करके पूछने लगा आपसे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। अभी 2-3 बार हम देख चुके हैं सही जोड़ियों में। ऑप्शन नंबर ए है ब्यास, ऑप्शन नंबर बी है सतलुज, ऑप्शन नंबर सी है रावी और ऑप्शन नंबर डी है घग्गर। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा नगर जो है वह रावी नदी के तट पर है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? अर्थात हड़प्पा सभ्यता भी इसको बोलेंगे सैंधव सभ्यता को। तो वहाँ का महान जो स्नानागार है कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल और ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। तो इसके आंसर की यदि बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार की प्राप्ति हुई है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो नगर था वहाँ से महान स्नानागार की प्राप्ति हुई है। बात करते हैं इसके डिटेल की, तो सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई जो है वह उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर है और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर है। तो मीटर में 55 गुणे 33, आप इसको याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया है? क्वेश्चन वही है, पूछने का तरीका चेंज है कि विशाल स्नानागार जो है वह किस पूरा स्थल से पाया गया है। ऑप्शन नंबर ए है रोपण, ऑप्शन नंबर बी है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी है मोहनजोदड़ो और ऑप्शन नंबर डी है कालीबंगा। अब आपको बताना है कि जो विशाल स्नानागार था वह कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, मोहनजोदड़ो से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ पे असत्य कथन पूछा गया है किसके बारे में? सिंधु सभ्यता के बारे में। ऑप्शन नंबर ए पर है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ऑप्शन नंबर बी है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ऑप्शन नंबर सी है मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ऑप्शन नंबर डी है लोग लोहे से परिचित थे। तो इसका डिटेल एक आध बार शुरू के क्वेश्चनों में आया है जो मेरे द्वारा बताया गया है, फिर भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उस समय लोग लोहे से परिचित नहीं थे। बाकी नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार वाणिज्य उन्नत दशा में था, बिल्कुल सही है। और मातृ देवी, मातृ सत्तात्मक उस समय व्यवस्था थी और मातृ देवी की उपासना की जाती थी। यह कथन भी सत्य है लेकिन पूछा गया है असत्य। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह जानी जाती है किसके लिए? तो ऊपर 4 ऑप्शन है, उसके बाद कूट दिए गए हैं। तो पहला नंबर है अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तीसरा है अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं चौथा है अपने उद्योगों के लिए। अब नीचे दिए गए जो कूट हैं उनमें से सही उत्तर का चयन करना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। अब आपको बताना है इसमें कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थी। तो बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त सभी। नगर नियोजन बेहतर व्यवस्था में था, नगरीय सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए प्रसिद्ध है, कृषि संबंधी कार्य के लिए भी प्रसिद्ध है, यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, और उद्योग, चूँकि ये विकसित सभ्यता थी इसलिए उद्योगों के लिए भी प्रसिद्ध थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है? अर्थात जो ये 4 सही जोड़ियाँ दी गई हैं इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए पर है आलमगीरपुर, उसके सामने है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है लोथल, उसके सामने है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा, उसके सामने हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी पर है रोपण और उसके सामने है पंजाब। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। सुमेलित नहीं पूछा है, नहीं को आप ध्यान रखेंगे। तो यदि हम इसके आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा हरियाणा जो दिया गया है वह
सही सुमेलित नहीं है। बाकी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात और रोपण पंजाब ये तीनों सही सुमेलित हैं। अब हम बात करते हैं कालीबंगा के डिटेल की। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अलमानंद घोष ने की थी। तो इस प्रकार इसको आप याद रखेंगे। यह कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? अब यहाँ पे कुछ केंद्र दिए गए हैं सिंधु सभ्यता से जो संबंधित हैं। इनमें से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है पूछा गया है। तो फर्स्ट है कालीबंगा, सेकंड में है लोथल, थर्ड में है आलमगीरपुर और चौथे नंबर पर है हुलास। तो अभी आप कालीबंगा और लोथल के बारे में ऊपर जस्ट आपको जानकारी दी गई है, इससे आप समझ सकते हैं। आलमगीरपुर के बारे में भी जानकारी दी गई है, तो इससे आप पकड़ पाएंगे कि कौन यूपी में है। एलिमिनेशन मेथड आप अपनाइए तो आप तुरंत इसका आंसर पा सकते हैं। कूट देखिए, ऑप्शन नंबर ए पर है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी है 1, 2 और ऑप्शन नंबर सी है 2, 3, ऑप्शन नंबर डी है 3 और 4। तो इसके यदि आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी 3 और 4, क्योंकि कालीबंगा भी हमने देखा कि राजस्थान, लोथल गुजरात में अभी हमने देखा, आलमगीरपुर अभी हमने देखा कि यूपी में है। तो ये आलमगीर और ये दोनों कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार आप इसको मिलान कर पाएंगे और एलिमिनेशन मेथड के अंतर्गत इसको आप हटा सकते हैं कि ये गुजरात में है और ये राजस्थान में है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल हैं और उनकी स्थिति यानी अवस्थिति कहाँ पर स्थित हैं, कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है बनावली हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी है दायमाबाद महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है राखीगढ़ी राजस्थान। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा है। तो इनमें से 2-3 को आप जानते होंगे, जिनका जिक्र, एक का जिक्र तो हो चुका है आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, तो ये सही सुमेलित है। उसमें पूछा है सही सुमेलित नहीं है। तो इसके आंसर की यदि बात करें तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी राखीगढ़ी राजस्थान। बनावली हरियाणा में है, दायमाबाद बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में है। अब इसके डिटेल की बात करें कि आखिर राखीगढ़ी कहाँ है, तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है और इस स्थल की खोज जो है 1969 में सूरजभान ने की थी। बाकी सही सभी सुमेलित हैं। तो इस प्रकार से आप राखीगढ़ी का ध्यान रखेंगे, हरियाणा में हिसार जिले में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें 2 सूचियां दी गई हैं, उनको पहले देख लेते हैं। सूची फर्स्ट में हड़प्पा स्थल दिए गए हैं और सूची सेकंड में उनकी स्थिति की, अर्थात किस राज्य में है वो, वर्तमान के राज्यों में। तो सूची फर्स्ट में ए पर है मांडा और सूची सेकंड में नंबर 1 पर है राजस्थान, सूची फर्स्ट में बी पर है दायमाबाद, सूची सेकंड में नंबर 2 पर है हरियाणा, सूची फर्स्ट में सी पर है कालीबंगा और सूची सेकंड में नंबर 3 पर है जम्मू कश्मीर। वहीं बात करें सूची फर्स्ट की डी पर क्या है, तो राखीगढ़ी है और सूची सेकंड पर 4th पर है महाराष्ट्र। अब आपको बताना है कि कौन सा सही है। कूट देख लेते हैं इसका। कूट में है ऑप्शन नंबर ए पर ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। वहीं ऑप्शन नंबर बी पर है ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। ऑप्शन नंबर सी पर है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। वहीं बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो डी में है ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। अब बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब मिलान करके देख लेते हैं, अर्थात ए का तीसरा होगा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा होगा। ऊपर मिलान करके भी देख लेते हैं। इनमें से कुछ का जिक्र तो अभी आ चुका है
ऊपर के क्वेश्चनों में, तो आप यहाँ मिलान कर सकते हैं एक दो का। अब मिलान करके देखते हैं तो मांडा जो है, तो उसका जो संबंध है मांडा का, तो वह है जम्मू एंड कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से। इसको इससे मिलाएंगे। दायमाबाद अभी जस्ट इसके ऊपर हमने पढ़ा था, दायमाबाद महाराष्ट्र से संबंधित है, महाराष्ट्र में है। वहीं कालीबंगा की बात करें तो इसको भी अभी आपको बताया जा चुका है कि कालीबंगा कहाँ स्थित था, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित था। तो आप इसको राजस्थान से, और राखी गढ़ी भी जिक्र हो चुका था अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में, तो वो हरियाणा में स्थित है, हिसार जिले में। इस प्रकार इसका जो सही आंसर था वह था ऑप्शन नंबर सी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है। अब आपको बताना है, इसमें 4 स्थलों के नाम दिए गए हैं। पूछता है कि जो हड़प्पा संस्कृति थी उसके स्थलों में से ये कौन से स्थल हैं जो सिंध में अवस्थित हैं या स्थित हैं। पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है चहूंदड़ो और चौथा है सुरकोथड़ा या कोटड़ा। अब नीचे कूट दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पर है पहला एवं दूसरा, ऑप्शन नंबर बी पर है दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी पर है दूसरा, तीसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर डी पर है 1, 2, 3 एवं 4। अब आपको बताना है कि कौन सिंध में अवस्थित है इनमें से। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, दूसरा और तीसरा, अर्थात मोहनजोदड़ो और चहूंदड़ो ये दोनों सिंध में अवस्थित हैं अभी वर्तमान में। तो इसको आप याद रखेंगे। इसके यदि डिटेल की बात करें तो जो पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदड़ो तथा चहूंदड़ो दोनों सिंध प्रांत में, तथा जो सुरकोथड़ा है वो गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है, चहूंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, अर्थात चहूंदड़ो जो नगर था उसके उत्खनन का निर्देशन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए J.H. मैके ने, ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन नंबर सी है I.E.M. व्हीलर ने, और ऑप्शन नंबर डी है सर R.L. स्टीन ने। अब आपको बताना है कि जो चहूंदड़ो था उसका उत्खनन जो हुआ उस किसके निर्देशन में हुआ। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए अर्थात J.H. मैके ने चहूंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया, अर्थात मैके के निर्देशन के अनुसार चहूंदड़ो का उत्खनन हुआ। अब बात कर लेते हैं चहूंदड़ो की। तो मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित चहूंदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में किसने करी, तो N.G. मजूमदार ने। वहीं 1935 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान इनमें से है जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी आलमगीरपुर। इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि सभी का जिक्र सभी के डिटेल के साथ आपको बताया जा चुका है। तो इसके आंसर की यदि बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा। बाकी ये कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर आपको मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ है। गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कालीबंगा राजस्थान, लोथल गुजरात और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे इनको। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है कहाँ है। जो रंगपुर था हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहाँ है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए है पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी है पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है सौराष्ट्र में और ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान में। अब आपको बताना है कि रंगपुर कहाँ स्थित है वर्तमान में। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र। इसका जो सही आंसर है सौराष्ट्र है। बात कर लेते हैं डिटेल की। तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में, यहाँ से प्राक हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो यह वर्तमान में गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 34 है, दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है। अब जिक्र हो रहा है दधेरी का, आपको बताना है कि यह कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू का है, ऑप्शन नंबर बी पंजाब का, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा का और ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश का। अब बताना है आपको कि दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पी पुरा स्थल है जो कहाँ स्थित है वर्तमान में। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी पंजाब, अर्थात यह पंजाब का है दधेरी। तो दधेरी, इसके डिटेल की यदि बात करें तो दधेरी एक पर्वतीय पुरा स्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल जो है वह चित्रित धूसर मृदभांड काले संबंधित हैं जो कि आर्यों के आगमन का काल भी है। इस प्रकार दधेरी जो है वह पंजाब का हिस्सा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। अब यहाँ बात हो रही है सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थान है जो भारत में पूर्णतः स्थित है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी है लोथल और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपसे आना चाहिए क्योंकि इसका डिटेल कई बार बताया जा चुका है। बात करें इसके आंसर की तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी लोथल, जो गुजरात में है और हड़प्पा कालीन मुख्यतः बंदरगाह था। बाकी ये पाकिस्तान में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 है, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था। अर्थात यहाँ वह कौन सा हड़प्पी नगर है जो दिया गया है इनमें से जिसका प्रतिनिधित्व क्या करता है, लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, वह किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, ऑप्शन नंबर बी है माही, ऑप्शन नंबर सी है भोगबा, ऑप्शन नंबर डी है भीमा। अब आपको बताना है कि किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी भोगवा, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। वहीं बात करते हैं डिटेल की तो हड़प्पी नगर लोथल जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पा कालीन बंदरगाह है। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि यह प्रसिद्ध बंदरगाह था जहाँ से व्यापार होता था पहले। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। फिर से लोथल से क्वेश्चन है कि जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है लोथल वह कहाँ स्थित है। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान में और ऑप्शन नंबर डी है सिंध में। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, कई बार आ चुका है, गुजरात में स्थित है लोथल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। पत्तन मतलब बंदरगाह। तो अब आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका पत्तन नगर कौन था। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी लोथल, ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदड़ो। अब आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन था अर्थात बंदरगाह था वह कौन था इनमें से, या कौन सा स्थल था। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह या पत्तन था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। अब आपको इसमें बंदरगाह फिर पूछा गया है तो आप ए में है सिकंदरिया और बी में है लोथल। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी लोथल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो वह कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है, अर्थात साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हल के टेराकोटा के। ऑप्शन सुनिए, ऑप्शन नंबर ए है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर बी है बनावली, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी है लोथल, ऑप्शन नंबर ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका भी डिटेल शुरू के क्वेश्चनों में आया था, इसका जिक्र सही जोड़ी के समय तो बताया जा चुका है कि हल के जो साक्ष्य हैं या टेराकोटा हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बात करते हैं इसके आंसर की तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। अब इसके डिटेल में चलते हैं तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित जो है बनावली है, वहाँ से हल के टेराकोटा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यह भी आप याद रखेंगे कि यह कहाँ स्थित है, तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है, वर्तमान हरियाणा।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। अब इसमें से 4 स्थल हैं, उसमें इनमें से पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन, ऑप्शन नंबर बी रोपण, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन नंबर डी है लोथल। तो यह भी आंसर आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसके यदि सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। बाकी कालीबंगा रोपण या कालीबंगन रोपण और लोथल ये तीनों हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर थे, जबकि पाटलिपुत्र का कोई उस समय जिक्र नहीं था। यह महाजनपदकालीन प्रमुख नगर था। कौन? पाटलिपुत्र। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। अर्थात जो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी, तो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है। ऑप्शन है नंबर ए राखीगढ़ी, ऑप्शन नंबर बी है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगन और ऑप्शन नंबर डी है लोथल। अब आपको बताना है कि बृहद स्थल इनमें से कौन सा है, अर्थात बड़ा स्थल। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए राखीगढ़ी। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल जो है वह है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी आपको बताया गया है कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। पुनः क्वेश्चन घुमा दिया है कि हड़प्पा जो भारत का हड़प्पन सभ्यता थी उसमें भारत का सबसे बड़ा नगर या पूरा स्थल कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल और ऑप्शन नंबर डी है राखीगढ़ी। अब आपको बताना है इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अभी इसके पहले भी यही क्वेश्चन था, शब्दावली चेंज थी, राखीगढ़ी होगा। धौलावीरा को भी आप याद रखेंगे, वो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है और राखीगढ़ी पहला। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थीं। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह किन नदियों के तट पर बसी हुई थी। ऑप्शन है नंबर 1 सिंधु, नंबर 2 चेनाब, नंबर 3 झेलम, नंबर 4 गंगा। अब इसमें कूट दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन कौन सी नदियों के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार या विकास था। कूट में है ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी है 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी है सभी चारों। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, सिंधु, चेनाब और झेलम। जो उत्तर की नदियां थीं उनमें सभी में इसके साक्ष्य पाए गए हैं, जबकि गंगा के किनारे इसके साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस वहाँ के लोग किस पर विश्वास करते थे। ऑप्शन नंबर ए है आत्मा और ब्रह्मा में, ऑप्शन नंबर बी है कर्म कांड में, ऑप्शन नंबर सी है यज्ञ प्रणाली में और ऑप्शन नंबर डी है मातृ शक्ति में। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, चूँकि मातृ मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा प्राप्त हुई हैं इसलिए अनुमान लगाया गया कि यहाँ मातृ शक्ति की पूजा होती थी और मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था जो थी। यदि इसके डिटेल की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य यानी ज़्यादा से ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि मातृ देवी की उपासना व्यापक रूप से वहाँ प्रचलित थी। विभिन्न मूर्तियाँ जो हैं, मृणमूर्तियाँ, मुद्राएं, अंकित आकृतियाँ आदि जो चित्र उभारे गए हैं उसमें नारी शक्ति की उपासना के प्रचलन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वहाँ से। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। अर्थात जो सिंधु घाटी के लोग थे वे किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है पशुपति की, ऑप्शन नंबर बी है इंद्र और वरुण की, ऑप्शन नंबर सी है ब्रह्मा की, ऑप्शन नंबर डी है विष्णु की। अब आपको बताना इसमें किसकी पूजा करते थे उस समय सिंधु घाटी के लोग। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए पशुपति की। इसकी मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं वहाँ से। डिटेल की बात करें तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। तो
तो इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस हिसाब से अंदाज़ा लगाया गया कि पशुपतिनाथ की वहाँ पूजा होती थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। अर्थात जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता थी उसकी खुदाई के प्रमुख प्रभारी या किसके निर्देशन में हो रही थी? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी कर्नल टॉड। अब आपको बताना है कि वह कौन से व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में खुदाई हुई थी वहाँ। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल। इनको आप याद रखेंगे। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई हुई। चूँकि ये उस समय पटरी बिछाने का कार्य वहाँ चल रहा था, तो नीचे से जब ईंटें निकल रही थी, गांव के लोग भी निकाल करके घर बना रहे थे, तब अचानक वहाँ खुदाई करवाई गई और वहाँ से प्राप्त हुए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सन की यदि बात करें और सहायता की इसके डिटेल की सर जॉन मार्शल के, तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया था। तो इनको भी आप याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया है। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी है जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, ऑप्शन नंबर डी है माधव स्वरूप वत्स तथा बीबी राय। यहाँ भारतीयों की बात हो रही है कि कौन से दो भारतीय नाम थे। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से दिए गए हैं, इनमें से आप चार में से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, उसके सामने है दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर बी है लोथल, उसके सामने है SR राव, ऑप्शन नंबर सी है सिरकोथड़ा और उसके सामने है JP जोशी, ऑप्शन नंबर डी है धौलावीरा, उसके सामने है BK थापड़। अब आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी धौलावीरा BK थापड़। ये ऑप्शन सही है, ये सुमेलित नहीं है। यदि बात करें डिटेल की तो जो हड़प्पा का उत्खनन हुआ था वह दयाराम साहनी के नेतृत्व में, वहीं लोथल का उत्खनन SR राव और सुरकोथड़ा का उत्खनन जो था वो JP जोशी जी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का उत्खनन जो था वो BK थापड़ ने नहीं बल्कि RS विष्ट ने कराया था। तो इस प्रकार आप इसमें लिख सकते हैं RS विष्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। हड़प्पा का जब उत्खनन हुआ उससे भी पहले एक पुरातात्विक गया था जो इसके महत्व को, साक्ष्यों को नहीं समझ पाया था। वह कौन था? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी है सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी है मार्टियर व्हीलर और ऑप्शन नंबर डी है जॉर्ज F डेल्स। अब आपको बताना है कि वह कौन था जिसने यह नहीं समझ पाया था उस समय उत्खनन में, चूँकि साक्ष्यों के बारे में कि यह कोई स्थल है, पुरातात्विक स्थल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए कनिंघम। कनिंघम महोदय गए थे पर वो समझ नहीं पाए थे। डिटेल की बात करें तो कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं जान सके थे। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? यहाँ पे बात हो रही है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए RD बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी KN दीक्षित, ऑप्शन नंबर सी है MS वत्स और ऑप्शन नंबर डी है PS स्मिथ। मोहन और हड़प्पा जो थी और मोहनजोदड़ो उनके उत्खनन से संबंधित जो भी क्षेत्र थे उनमें से ये चार में से कौन संबंधित नहीं थे? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी BS स्मिथ। BA स्मिथ ये संबंधित नहीं थे, बाकी सभी थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 52 है, सिंधु सभ्यता की विकसित सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? जो सिंधु सभ्यता थी अर्थात विकसित सभ्यता थी, उसमें से ऐसा कौन सा स्थल था जहाँ से कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं घरों से? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है हड़प्पा, ऑप्शन नंबर बी है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है लोथल, ऑप्शन नंबर डी है मोहनजोदड़ो। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा, इन चारों में से ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ से घरों के अंदर से या घरों के पास से कुओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कुओं के साक्ष्य मिले हैं। डिटेल की बात करें तो मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। ऐसे साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53 है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में चर्चा हुई कहाँ स्थित है, तो अब आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है भारत के गुजरात राज्य में, ऑप्शन नंबर बी है भारत के पंजाब राज्य में, ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में और ऑप्शन नंबर डी है अफगानिस्तान में। तो इसका एक झलक में आपको आंसर पता हो जाना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अभी जस्ट इसके बताया गया था आपको। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? अर्थात भारत में इनके आने का कालानुक्रम आपको बताना है। पहला है सोने के सिक्के, दूसरा है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा है लोहे का हल, चौथा है नगर संस्कृति। कूट दिए गए हैं नीचे, कूट को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी है 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी है 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी है 4 3 2 1। अब आपको बताना है कि उनका कालक्रम कौन सा सही आंसर है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है 4 3 2 1। वहाँ आप करके देख लेते हैं एक बार 4 3 2 1 को। तो आप इसको मिलान कर सकते हैं कि जो चौथा है नगर संस्कृति वह आएगा पहले, अर्थात इसको हम पहले नंबर पर रखेंगे तो चौथा पहले आएगा 1 नंबर पर, फिर तीसरा आएगा, उसके बाद में ये 2 नंबर पर आएगा, फिर आएगा ये 2 नंबर पर, ये 3 पर और ये 4 पर, ठीक अपोजिट उसके हो जाएगा 1 2 3 4। तो इस प्रकार आप इसको याद रखेंगे। पहले नगर संस्कृत, फिर लोहे के हल, फिर तीसरा आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। यह भी क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी लोहा। अब आपको बताना है कि इसका सही आंसर कौन होगा। सर्वप्रथम मानव द्वारा उपयोग की गई धातु कौन सी थी? तो वह थी ऑप्शन नंबर सी तांबा। तांबा धातु का सर्वप्रथम मानव ने उपयोग किया था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। जो हाथी दांत का पैमाना था वह कहाँ से मिला है? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में या हड़प्पा संस्कृति के जो स्थल थे वहाँ से कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है कालीबंगा में, ऑप्शन नंबर बी है लोथल में, ऑप्शन नंबर सी है धौलावीरा में, ऑप्शन नंबर डी है बनावली में या बनावली बोलते हैं उसको। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, लोथल से हाथी दांत के साक्ष्य या हाथी दांत का पैमाना मिला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? जो हड़प्पा कालीन स्थल थे उनमें अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है पूछा गया है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए तांबा, ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण, ऑप्शन नंबर सी चांदी, ऑप्शन नंबर डी लोहा। इसको आप देख करके समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसके आंसर की यदि बात करें तो ऑप्शन नंबर डी लोहे के साक्ष्य वहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं अभी तक। इसको आप याद रखेंगे। बाकी तांबा, स्वर्ण और चांदी के साक्ष्य
प्राप्त हुए हैं वहाँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ये सही जोड़ी में आपको अभी बताया गया था कि कौन सा वह स्थल है जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों के मध्य या उसकी घाटी में स्थित है। पहला है ऑप्शन नंबर ए आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी मोहनजोदड़ो और ऑप्शन नंबर डी है बनावली। अब आपको बताना है कौन सा स्थल है जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की इस घाटी पर स्थित है या अवस्थित है। तो इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बनावली इसका सही आंसर है। बनावली वह स्थल है हड़प्पा कालीन जो घग्गर नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटियों पर अवस्थित है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपण एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो ये सभी स्थल आपको मिल चुके हैं। दूसरा है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। विकसित सभ्यता थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिल्कुल किया था। वहीं थर्ड जो कथन है इसमें हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। अब आप कूट में चलते हैं। कूट कहता है ऑप्शन नंबर ए 1 एवं 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी है 1 एवं 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी है 2 एवं 3 सही है, ऑप्शन नंबर डी है 1, 2 एवं 3 सही है। तो अब आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 एवं 2 सही है। 1 एवं 2 सही है। विकसित सभ्यता थी और क्या था, ये सभी स्थल जो थे मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपण और कालीबंगा ये सभी स्थल वहीं के हैं हड़प्पा के। और यह विकसित सभ्यता थी, नालियों का जाल था। जबकि जो ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि हड़प्पा के लोग धातुओं के उपयोग का पता नहीं था, तो पहली धातु जो तांबा थी उसके उपयोग को उनकी जानकारी और मिश्र धातुओं की भी जानकारी उनको थी। तो यह ऑप्शन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 है, इसमें कथन और कारण दिया गया है। कथन ए है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। वहीं कारण है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अब इनके संबंध में उपर्युक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कथन बोलता है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर विलुप्त हो गए हैं। वहीं कारण कहता है कि खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। अब ऑप्शन में चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। वहीं ऑप्शन नंबर बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इस प्रकार से कथन और कारण है तो दोनों सही, परंतु स्पष्टीकरण सही नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। हड़प्पा जो संस्कृति थी उसके संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा, ऑप्शन नंबर सी कोट दीजिए और ऑप्शन नंबर डी है आमरी या आम्भरी। अब आपको बताना है कि वह कौन हड़प्पा संस्कृति जो जहाँ से शैलकृत स्थापत्य प्राप्त हुए हैं वह कौन सा स्थल है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा। धौलावीरा से स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। डिटेल की बात करें तो धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखी गढ़ी थी। दूसरी धौलावीरा है, बस्ती है, गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है, इसलिए शैलकृत प्रमाण धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ स्थित है इसको भी आप याद रखेंगे, ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 62 है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है। अब वही क्वेश्चन पूछ दिया आपसे कि धौलावीरा जो है वह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए गुजरात। धौलावीरा अभी हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिटेल में देखे थे कि गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में अवस्थित है और वहाँ से शैलकृत जलकुंड के साक्ष्य मिले हैं जो
और धौलावीरा दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, पहला था राखीगढ़ी। इसको भी आप याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है? ऐसा कौन सा हड़प्पीय नगर है जो 3 भागों में विभक्त है? ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए लोथल, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी है धौलावीरा और ऑप्शन नंबर डी है सुरकोथड़ा। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नगर था जो 3 भागों में विभक्त है। इसके आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात धौलावीरा। धौलावीरा नगर जो है वह आयताकार बना हुआ है। इसका डिटेल है, जो नगर को 3 भागों में किला, मध्य एवं नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार इसको आप याद रखेंगे कि 3 भागों में है, किला में, फिर मध्य नगर या निचला नगर, ये 3 भाग हैं उसके, किला, मध्य नगर और निचला नगर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वह कौन सा स्थल है जहाँ से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी है संघोल, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगन और ऑप्शन नंबर डी है धौलावीरा, ऑप्शन नंबर ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि हड़प्पा कालीन वह कौन सा नगर है जहाँ से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, धौलावीरा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अर्थात उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन नंबर ए है आलमगीरपुर से, ऑप्शन नंबर बी है धौलावीरा से, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा से, ऑप्शन नंबर डी है लोथल से। तो इसका जो सही आंसर होगा तो वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जो उन्नत जल प्रबंधन क्षमता थी, व्यवस्था थी, वह धौलावीरा से प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प पहुंचाएगी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, अभ्यास करें इसका और लाइक कमेंट करें। और यदि कोई दिक्कत या कंटेंट से समस्या है तो आप कमेंट करिए, उसका निराकरण किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद। कल फिर होगी मुलाकात।